In Study with Pratik, we are going to discuss the second chapter of class 12th geography textbook Fundamentals of Human Geography. And the chapter name is World Population, Distribution, Density and Growth. तो previously we have discussed ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, उसके स्कोप और नेचर के बारे में हमने ऑलरेडी ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर में डिस्कस कर लिया. अब हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. वर्ल्ड पॉपुलेशन पहली बात तो यह है कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में आता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेमोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और डेंसिटी और ग्रोथ किस तरह से, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी किस तरह मैटर करती है किसी भी टोपोग्राफी किसी भी लैंडफॉर्म में, और ग्रोथ किस तरह से, ग्रोथ के स्टेजेस जो ज्योग्राफी में हम देखेंगे पॉपुलेशन के, वो सब हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो सबसे पहले जॉर्ज बी क्रेसी की एक टर्म से होगी. उन्होंने कुछ कहा था एशिया के बारे में कि एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मेनी. ओके, तो एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, यू नो वेरी वेल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. ओके, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द साइज. सो एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि रशिया. तो रशिया में ऐसे जो पोलर रीजन्स के जो एरिया है वहां पे बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है. लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखेंगे, आप अगर पूरा साउदर्न और ईस्टर्न एशिया को देखेंगे, so they are the highly densed areas, regions of the world, alright, not only of Asia, पूरे वर्ल्ड के वो highly dense areas है. तो ये जॉर्ज बी क्रेसी का एक उन्होंने ये टर्म किया था कि भाई एशिया के बारे में ये कहते थे, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. अब हम बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से कैसा पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, किस तरह से जनसंख्या विस्तृत है. तो पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. सो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया. डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, डेमोग्राफिक फीचर्स के बारे में हमें पता चलेगा कि वहां के जो जनसंख्या है, वहां के जो लोग हैं, वहां के फीचर्स क्या है, वहां लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां लोगों का सेटलमेंट कैसा है, वो सारी ही बातें हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से और वहां की डेंसिटी से पता लग जाती है. इट रिफर्स टू वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह पर किस तरह से लोग बसते हैं, किस तरह लोग रहते हैं, वो हमें पता चल जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी से. 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया. ये बहुत ही अच्छा मतलब एक फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट, कि वर्ल्ड का, पृथ्वी का 90% जो जनसंख्या है वो सिर्फ 10% लैंड में रहती है. ओके, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सदर्न और ईस्टर्न एशिया का. देन ऑफ कोर्स द सब कॉन्टिनेंटल एरिया, जितना भी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है. एंड दैट मीन्स कि 10% जो लैंड एरिया है वर्ल्ड का जो 10% लैंड एरिया है उसमें 90% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड करती है. अब हम बात करें इस फैक्ट के बारे में, तो ये फैक्ट क्या बोलता है कि 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इक्वल टू 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री. तो विश्व के 10 जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश है उसमें विश्व की 60% आबादी रहती है, 60% ऑफ पॉपुलेशन रहती है. तो उस कंट्रीज में से ज्यादातर कंट्रीज कौन सी है, ज्यादातर कंट्रीज है एशिया की. ज्यादातर कंट्रीज कहाँ की है, एशिया की. मैं आपको नाम भी बताता हूँ, जैसे चाइना, ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना. एंड देन कम्स इंडिया, यूएसए इन नॉर्दर्न अमेरिका, ब्राजील इन साउदर्न अमेरिका, इंडोनेशिया इन एशिया, पाकिस्तान इन एशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको. तो ये 10 ऐसे देश है पूरे पृथ्वी के जिसमें 60% आबादी पूरे विश्व की रहती है. अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में. आपने बहुत सुना होगा पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके, किसी भी एरिया का घनत्व, हिंदी में उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रेशियो बिटवीन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड. यहाँ बहुत अच्छी तरह फॉर्मूला में बताया गया है, किसी भी एरिया, सपोज एक रीजन है, सपोज देयर इज न्यू दिल्ली, सपोज देयर इज
न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो रीजन है उसका अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है तो सपोज न्यू दिल्ली का यहाँ पे एरिया आप लिखोगे और न्यू दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन तो टोटल पॉपुलेशन बाय एरिया ऑफ दैट रीजन will get you to density of the population, okay, density of the population या फिर density of a region, okay, density of a region, population density of a region। अभी हम बात करते हैं विश्व के ऐसे 3 मेजर इलाकों के बारे में, मेजर एरियाज, रीजन्स, जहां पे डेंसिटी प्रमाण कैसा है, हाई है, लो है या फिर मीडियम है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईली डेंस रीजन इन द वर्ल्ड के बारे में। तो हाईली डेंस रीजन किन इलाकों को कहेंगे? वो सारे ही रीजन जहां पे 200 या उससे ज्यादा लोग रहते हो, ओके। नॉर्मली यूजुअली किस तरह मेजर किया जाता है? पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। तो स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे डेंसिटी कहते हैं। सपोज देयर इज 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो उस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर 360 लोग रहते हैं तो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट रीजन इज दैट देयर आर 360 पीपल या फिर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। इस रीजन का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है? 360, ओके। 360 लोग रहते हैं। अब हाईली डेंस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि पूरे पृथ्वी में, मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारे 200 प्लस पर्सन्स की जो डेंसिटी है वो किन किन इलाकों में है? तो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न एशिया। डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। एशिया का कौन सा इलाका? एशिया का जैसे मैंने पहले भी बताया साउथ, ओके, साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न एरिया ऑफ एशिया आर ऑल कम्स अंडर हाईली डेंस रीजन्स ऑफ द अर्थ, हाईली डेंस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे 200 या उससे ज्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हो। अगर हम दिल्ली की ही डेंसिटी की बात करें तो दिल्ली की डेंसिटी 1000 प्लस है, तो वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और इंडिया में ऐसे एरियाज भी है जैसे द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, द थार डेजर्ट, ऑलराइट। तो वहां पे क्या है? वहां पे मुश्किल से 20% पर स्क्वायर किलोमीटर होते हैं कुछ गांवों में, लाइक जैसलमेर एंड ऑल दैट। द डेंसिटी ओवर देयर आर वेरी लो। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सो वी विल मेजरली फोकस ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द वर्ल्ड रीजन्स। वेरी लो या फिर लोएस्ट डेंस रीजन्स की बात करें वर्ल्ड के तो कौन से हैं? ऑफ कोर्स पोलर रीजन्स आ जाएंगे, कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स आ जाएंगे, हाईली रेनफॉल रीजन्स जो इक्वेटर के आसपास जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है वो रीजन्स आ जाएंगे, जहां पे लोग रहना कम पसंद करते हैं, तो वो सब लोएस्ट डेंस रीजन्स ऑफ द अर्थ में कंस्टिट्यूट होंगे। मीडियम डेंस रीजन्स ऑफ द अर्थ के बारे में बात करें तो 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। वेरी लोएस्ट मतलब कि एकदम बिल्कुल ही 11 से भी कम लोग जो लोएस्ट डेंस रीजन्स में आएंगे। अभी 11 से 50 लोग या उससे थोड़े से ज्यादा, 200 से कम और 11 से 50 के बीच में अगर लोग रहते हैं तो वो एरिया कहा जाएगा मीडियम डेंस रीजन्स के अंदर में वो कंस्टिट्यूट होगा। तो कौन से एग्जांपल्स है? वेस्टर्न चाइना, साउथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉर्वे एंड स्वीडन इन यूरोप आर good examples. So these are the good examples of medium dense regions. We discussed the lowest dense regions and the highly dense region. And this was all about the density of population, and this was about the patterns of population distribution in the world. Now we will discuss the second topic of this chapter, and that is the factors which influence the population distribution of any area, of any region. So क्या बोल रहा है ये कि 3 factors है, 3 फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी रीजन, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पैटर्न के ऊपर। तो फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल, द सेकंड वन इज इकोनॉमिक एंड द थर्ड वन इज सोशल एंड कल्चरल। तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर पूरा जितना भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है। किस तरह से वो अब हम डिस्कस करेंगे डीपली। द फर्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, देन द सेकंड इज इकोनॉमिक एंड द थर्ड वन इज सोशल एंड कल्चरल। तीनों को डीपली अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें अगेन सब फैक्टर्स है 4, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। तो सबसे पहले देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है। तो इट इज यूज, वी नो वेरी वेल कि अगर वाटर है देन ओनली वी कैन लिव इन एनी रीजन, इन एनी प्लेस। इफ द वाटर, अगर वाटर नहीं है, अगर पोर्टेबल वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, देन इट इज ऑफ नो यूज टू लिव इन दैट एरिया और रीजन। So you know very well the water is used for drinking, it is used for bathing, it is used for cooking, for cattle, crops, industries, navigation,
and etc. kinds and types of work we used to do in our daily life. The second sub factor is landforms. Landforms also plays a major role in distribution of population. Preference to flat plains and gentle slopes and favorable for the production of crops to build roads and industries. अगर landform, if we are residing in a plain landform, अगर हम plains में रह रहे, then the population will be okay, the population density will be higher. If we are living in a mountainous region, if we are living in a desert area, then of course the population density will be less. Why? Because of the landform and because of the climate and because of the soil and because of the availability of natural resources. The availability of natural resources will naturally come down. अगर प्लेन्स में हम रह रहे हैं, अगर हम ऐसी इलाके में रह रहे हैं जो रेगुलर प्लेन्स है, जहां का लैंडफॉर्म अच्छा है, जहां की टोपोग्राफी अच्छी है, देन वी विल ऑलवेज प्रिफर दैट काइंड ऑफ एरिया. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया का जो गैंगेटिक प्लेन्स है, इंडिया का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उसकी बात करें तो इंडिया की सबसे ज्यादा आबादी वहीं रहती है. ओके, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश. ओके, सो उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड इन द दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना, है ना. और फिर ऑल दैट रीजन, द यूपी, ओके, देन वी हैव बिहार, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, ये सारे एरियाज बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं इंडिया के, और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स के मुताबिक ज्यादा है. Why? Because of the landform, because of the availability of water. Okay, the geographical factors over there, okay, वो ज्यादा बेहतर है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में. थर्ड पॉइंट, the third सब फैक्टर इज क्लाइमेट. सो क्लाइमेट, अगर कंफर्टेबल क्लाइमेट है और अगर सीजनल वेरिएशन ज्यादा नहीं है तो वहां पे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, वो रीजन लोगों को अट्रैक्ट करेगा फॉर पीपल टू गो देयर एंड सेटल ओवर देयर. तो फॉर दैट अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो मेडिटेरियन जो रीजन है, जो मेडिटेरेनियन रीजन है, आर इनहैबिटेड सिंस हिस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजेंट क्लाइमेट. तो वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही प्लीजेंट है, वहाँ पे ज्यादा सीजनल वेरिएशंस नहीं है, वहाँ पे ज्यादा कोई तकलीफें नहीं है, कोई ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज वहाँ पे ज्यादा स्ट्राइक नहीं करती. इसीलिए पीपल लीन ओवर देयर टू स्टे एंड गो इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट. वैसे ही इंडिया की बात करें तो आई टॉक टू यू अबाउट दीज एग्जाम्पल्स. मेडिटेरेनियन रीजन्स के बारे में डिस्कस. अभी हम बात करते हैं फाइनल जो फैक्टर्स है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर, दैट इज सॉइल. तो सॉइल आल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एरियाज विद फर्टाइल लोमी सॉइल सपोर्ट इंटेंस एग्रीकल्चर. ओके, इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करता है. क्या? सॉइल सपोर्ट करता है. अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, सॉइल अगर फर्टाइल है, लोमी है, क्लेई टाइप की सॉइल है, जैसे अगर आप बात करो इंडियन गैंगेटिक प्लेन्स की, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ही सॉइल में डिस्कस किया था कि इन द गैंगेटिक प्लेन्स इन द यूपी एंड बिहार रीजन द सॉइल इज एल्यूवियल एंड द एल्यूवियल काइंड ऑफ सॉइल इज ऑलवेज द मोस्ट फर्टाइल काइंड ऑफ सॉइल. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, जो किस तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो उसमें 3 सब पॉइंट्स है: मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो मिनरल्स, we have Indian context में example है, we have Jharkhand, we have छत्तीसगढ़, है ना, we have उड़ीसा, and we have the north eastern states. तो ये सब states का मैंने नाम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे इन states में सबसे ज्यादा प्रमाण में आपको क्या मिलता है? आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलते हैं मिनरल्स. वहां पे लोग जाते हैं, वहां पे माइनिंग एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की जाती है, और क्योंकि वहां पे माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां पे इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है, इसीलिए यहाँ वहां पे लोगों को क्या मिल रहा है? वहां पे लोगों को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोग चाहेंगे, लोग हमेशा इच्छा करेंगे कि हम वहां जाए, वहां रहे, हमें वहां पे नौकरी मिलेगी और हम वहां रहेंगे. सो दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स. यस. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कटांगा जाम्बिया बेल्ट जो अफ्रीका में आया है, कटांगा जाम्बिया जो बेल्ट है वो अफ्रीका में है, और इस कॉपर बेल्ट है, तो वहां पे कॉपर के बहुत बड़े बड़े निक्षेप है, बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स है. तो वहां पे लोग रिसाइड करते हैं, वहां लोग जाते हैं, लोग माइनिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं, और उनको वहां से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. So that is first factor, sub factor of economic factors. The second point is urbanization. तो अर्बनाइजेशन लोग क्यों करते हैं? लोग क्यों चाहते हैं कि हम जाए और अर्बन इलाकों में रहे? What is the reason? The reason is कि अगर अर्बन इलाके में रहेंगे तो वहां पे उनको बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेगी, उनको जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए, उनको जितने भी
एमिनिटीज चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो उन्हें वहां से मिल जाएंगे, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ रिसाइडिंग इन एन अर्बन एरिया. सर्चिंग फॉर द पॉइंट्स. यस. और अर्बन एरियाज में दूसरा, यू विल गेट स्कूल्स फॉर योर चिल्ड्रन, यू विल गेट एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, यू विल गेट फुल एम्प्लॉयमेंट, यू विल गेट रेगुलर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, गुड सिविक एमिनिटीज भी अर्बनाइज इलाकों में होती है, और वहाँ पे रूरल अर्बन माइग्रेशन भी ज्यादा होता है, रूरल टू अर्बन. ये इसके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, किस तरह से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, किस तरह अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है, किस तरह से रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है, और किस तरह से अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है. इन 3 टाइप्स ऑफ वेव्स जो होती है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे. दैट इज राइट नाउ इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. नाउ द थर्ड फैक्टर, सब फैक्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन अट्रैक्ट करता है पीपल को. क्यों? क्योंकि ज्यादा वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है. अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी देन इट विल अट्रैक्ट द पीपल. ओके, कोब ओसाका इज अ रीजन ऑफ जापान. तो वहां पे इंडस्ट्रियली कोब ओसाका रीजन इज वेरी डेवलप्ड because it is well developed. The people, the population and the populated region, it is called a populated region, and the presence of industrial activities and the presence of lot of industries make the people to diverge over that place. Now the final factor is social and cultural factors in the in the factors which influence the distribution of population, that is social and cultural factors. Significance in the region. Okay, अगर कहीं पे for example if we take example India का, then we have Varanasi. Why there are people residing over Varanasi? Because it has a cultural significance. वहाँ पे religious significance है, क्योंकि वहाँ पे religious significance है. Then we have Mathura, then we have द्वारका. तो यहाँ पे लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसीलिए लोग वहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं. वर्ल्ड लेवल की बात करें तो देयर इज अ सिटी कॉल्ड जेरूशलम. ओके, तो जेरूशलम में लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वहां पे क्रिश्चियंस एंड पैलेस्टाइंस रहते हैं, यहाँ पे हिंदूज रहते हैं. तो ये सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स है. ओके, जिसके कारण लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अफेक्ट होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in examination point of view, so please make note of this. So now we have discussed about the density of population, we have discussed about the factors which are influencing the population distribution of any area. Now we will discuss a new topic, that is population growth and change. So दोनों ही एक चीज है, population growth कहो या population change कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. So definition क्या है population growth या change का? It refers to the change in numbers of inhabitants of a territory during a specific period of time. किसी भी एक निश्चित समयावधि के बीच में क्या हो रहा है, इनहैबिटेंट्स की संख्या है वो तो बढ़ रही है या तो घट रही है, चेंज हो रही है. चेंज होना मतलब या तो डिक्रीज होना या इंक्रीज होना. किसका डिक्रीज और इंक्रीज होना? पॉपुलेशन का. किसी भी एरिया के पॉपुलेशन में डिक्रीज आना या फिर इंक्रीज आना कहा जाएगा चेंज ऑफ पॉपुलेशन या फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो चेंज कैन बी ईदर बी पॉजिटिव ईदर बी नेगेटिव. यहाँ पे अच्छी तरह दिया गया है पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो डिक्रीज होगी जनसंख्या में या फिर जनसंख्या में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा. सो इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. या तो एब्सोल्यूट नंबर्स में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, नंबर्स के हिसाब से, ये हम यहाँ देखेंगे, और परसेंटेज के हिसाब से भी दिखाया जा सकता है भाई कि कितना परसेंटेज किसी भी एरिया में चेंज आया है. अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है. तो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ एनी रीजन. क्या बोल रहा है कि इसका ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. क्या इंडिकेट करता है? किसी भी एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वहां की सोशल अपलिफ्टमेंट को एंड हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड को वो दिखाता है पॉपुलेशन ग्रोथ. अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में. तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है? तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम. किसी भी दो समय के बीच में, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी एरिया के पॉपुलेशन में चेंज आना, ग्रोथ आना. ग्रोथ मोस्टली कैसी होती है? ग्रोथ मोस्टली होती है पॉजिटिव, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ के बारे में भी. लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2001, ये थोड़ा मेसी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा.
2001 में भारत की जनसंख्या थी 102.02 करोड़, ओके, 102.02 करोड़। और 2011 में जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तब 2011 में जो भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 121.02 करोड़, ओके, 121.02 करोड़। तो अगर 121.02 को हम माइनस कर दे इसके साथ 102.02 करोड़ में, तो हमें क्या डिफरेंस मिलेगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 102 फ्रॉम 102.1, देन वील गेट द आंसर 18.15 करोड़। तो ये 18.15 करोड़ क्या हुआ? इंडिया में इंक्रीज हुए। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो उसकी ग्रोथ हुई। कितने से ग्रोथ हुई? 18.15 करोड़ से इंडिया की पॉपुलेशन में। एक्चुअल नंबर्स है ये, एक्चुअल नंबर्स में ये दिया गया है। अगर हम इसी नंबर को परसेंटेज में चेंज कर दे, देन इट विल बी कॉल्ड इन परसेंटेज, ओके, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें ग्रोथ रेट पता चल जाएगी अगर इसका हम परसेंटेज कन्वर्ट कर दे तो द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। परसेंटेज में अगर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को आप बता रहे हो, चेंज बता रहे हो किसी भी एरिया के पॉपुलेशन को, देन इट विल कम अंडर द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये बात हमने की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में और पॉपुलेशन चेंज के बारे में। अब नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से आप क्या समझते हो? द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी भी दो समय अवधि के बीच में, किसी भी एरिया में अगर बर्थ माइनस डेथ आप करते हो, सपोज देयर इज अ रीजन कॉल्ड महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट में पूरे साल में जितनी बर्थ हुई माइनस पूरे साल में जितनी डेथ हुई, और फिर आपको जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ, ओके, नेचुरल ग्रोथ। और एक्चुअल ग्रोथ क्या है? तो ये हमने बात की नेचुरल ग्रोथ के बारे में। अब हम देखें एक्चुअल ग्रोथ क्या है। एक्चुअल ग्रोथ में माइग्रेशन ऐड हो जाता है, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। अब ये इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन क्या होता है वो हम आने वाले टॉपिक में बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि सपोज द सेम स्टेट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में बर्थ हुई पूरे साल में डेथ हुई। इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे आपको मिल रहा है नेचुरल ग्रोथ। आपको क्या मिल रहा है? नेचुरल ग्रोथ मिल रहा है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल ग्रोथ निकालनी है तो आपको इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन भी करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा, आपको एक्चुअल ग्रोथ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्चुअल ग्रोथ मिलेगा। अब ये इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन क्या है? इन माइग्रेशन अभी के लिए इतना समझो कि इन माइग्रेशन ऐसी प्रवास, ओके, इन माइग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। किसी भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से या फिर कोई फैसिलिटीज उसको यहाँ इस रीजन में नहीं मिल रही हो, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं अर्बन एरिया में जाना हो किसी भी व्यक्ति को, तो वो माइग्रेट करेगा, वो उस इलाके से माइग्रेट करेगा, कहीं और जाएगा काम की तलाश में, तो उसे इन माइग्रेशन मतलब किसी भी एरिया में लोग आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन माइग्रेशन। किसी भी एरिया से लोग जा रहे हैं, दैट इज आउट माइग्रेशन। तो ऑफ कोर्स इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन से मोस्टली अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है, and then you will get the actual growth of population. अब हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो इट हैपेंस व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। इसमें दो चीजें हैं। पॉजिटिव ग्रोथ रेट, पॉजिटिव ग्रोथ रेट मतलब कि पॉजिटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि पॉपुलेशन में क्या होगा? पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, ओके। तो इसमें दो चीजें बताई गई है। पहला ये कि दो समयावधि के बीच, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच क्या हो रहा है, या तो जो बर्थ है वो डेथ से ज्यादा होगी, बर्थ रेट डेथ से ज्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी, बर्थ रेट ज्यादा होगी, तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। और दूसरा, माइग्रेशन ऑफ पीपल, कहीं दूसरे इलाके, किसी दूसरे कंट्रीज, दूसरे एरियाज में से लोग एक एरिया में, हमारे एरिया में आ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव ग्रोथ, देन इट विल बी पॉजिटिव ग्रोथ। क्यों? क्योंकि उस एरिया की जनसंख्या, उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन एंड बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर बर्थ रेट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। तो इसमें रेसिप्रोकेट हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है पॉजिटिव से। क्या हो जाता है? बर्थ रेट कम हो जाता है, डेथ रेट कोई ना कोई कारणों से ऊपर हो जाता है, और जो माइग्रेशन है यहां से दूसरे कंट्री में लोग जाने लगते हैं या फिर दूसरे इलाकों में लोग जाने लगेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड नेगेटिव ग्रोथ of population in a particular region. Now we will see the last point in the population change, the components of population change. So there are three components of population change. The first one is birth, second one is death, and the third one is migration. Migration के बारे में हम देखेंगे, आने वाला टॉपिक migration ही है, लेकिन let's focus on birth and death. So crude birth
rate. Okay, CBR, and then there is CDR. तो CBR का क्या मतलब है? तो CBR is expressed as number of live births in a year per thousand of population. 1000 लोगों की जनसंख्या में लाइव बर्थ, जितने भी जन्म हो रहे हैं, लोगों का जन्म हो रहा है, वो काउंट किया जाएगा क्रूड बर्थ रेट में. ओके, पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, 1000 लोगों की जनसंख्या में लाइव बर्थ एक साल के अंतर में, इसमें एक साल के अंतराल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है? CBR इज इक्वल टू BI अपॉन P मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो BI क्या है? BI है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और P क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया. मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब कि आप ले लो जून या जुलाई का, जून जुलाई का आप ले सकते हो मिड ईयर पॉपुलेशन किसी भी एरिया का, और उसको आप डिवाइड करना है BI से और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा CBR. क्या मिलेगा? क्रूड बर्थ रेट. क्रूड डेथ रेट की अगर बात करें तो इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया. किसी भी एरिया की मोर्टेलिटी रेट जानने के लिए, मृत्यु दर जानने के लिए आप क्रूड डेथ रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेथ्स इन अ ईयर. यहाँ पे बर्थ, लाइव बर्थ इन अ ईयर था, यहाँ पे डेथ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन. It is calculated as CDR is equal to D by P multiplied by 1000. ओके, तो यहाँ पे डेथ नंबर ऑफ डेथ्स है, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, सेम इधर भी मिड ईयर पॉपुलेशन, यहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करना है, किसको? नंबर ऑफ डेथ को, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट CDR. So this was the concept of crude death rate and crude birth rate. Now we will discuss migration in the upcoming topic. I hope this part 1 was clear to you. If you have any doubts, if you have any queries, any questions, you should feel free to mention it down in the comment section below. Please like my videos, share it to your friends, and make sure you subscribe my channel and hit the bell icon for getting all the notification and all the updates of my upcoming videos. I hope this was helpful for you. Thank you very much for watching.